हेलो नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त फिर से एक बार डॉक्टर हितेश कारिया। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे, जहां पे हम फिलहाल महाराष्ट्र बोर्ड का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं फॉर ग्रेड 11 एंड 12। वी हैव स्टार्टेड विद ग्रेड 11, इवेंचुअली वी विल मूव टू ग्रेड 12। और महाराष्ट्र बोर्ड के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको कहा, हम आपको नीट की भी तैयारी करवाएंगे। वो सारी चीजें जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे, ठीक है। चलिए, और हम यहां पर फिलहाल पढ़ रहे हैं टॉपिक किंगडम एनिमेलिया, दैट इज एनिमल किंगडम, राइट। चलिए सी, पहले के दो वीडियोस में हमने क्या देखा। पहली बात, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्यों हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है, ताकि एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट हमारी स्टडी इजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए। अगर मैं एक ग्रुप के एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ लूं तो मुझे पूरे ग्रुप का आइडिया आ जाएगा, है ना, राइट। दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। देन हमने देखा कि पहले रॉबर्ट विटाकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप में, फॉरगेट अबाउट एनिमल्स, सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, 5 किंगडम में। एंड दैट इज द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन टुडे। तो उसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। अब उसमें से हमने उठाया किंगडम एनिमेलिया, जिसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि एनिमल्स को फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि अगर मुझे कोई चीज को क्लासिफाई करना है तो मेरे पास कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए उनको क्लासिफाई करने के लिए, है ना। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी सॉ व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया और द कंडीशंस फॉर क्लासिफिकेशन। मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, फिर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सिमेट्री कैसी है, कितने जर्म लेयर्स हैं, देन सीलोम है, स्यूडोसिलोमेट है, यूसिलोमेट है या एसिलोमेट है। सो बेस्ड ऑन वेरियस कैरेक्टर्स, वेरियस क्राइटेरिया, हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। तो हमने कैसे क्लासिफाई किया? वी डिवाइडेड एनिमल किंगडम इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, इनके पास नोटोकॉर्ड है। देन नॉन कॉर्डेट्स को हमने आगे कुछ फाइलम में कैटेगराइज किया, है ना। तो उसमें था, पहला था फाइलम पॉरीफेरा, फिर आएगा फाइलम निडेरिया, फिर आएगा फाइलम टीनोफोरा, फिर आएगा फाइलम प्लैटीहेलमिंथ्रिस, एस्केलोमिंथ्रिस, आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। बराबर है, ये फाइलम हमने देखे। और फिर कॉर्डेट्स को भी हमने आगे कुछ ग्रुप्स में, सब फाइलम में क्लासिफाई किया था। दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वो हम आगे देखेंगे। अब आज हम क्या करेंगे, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जितने भी फाइलम हैं, हम हर एक फाइलम को अब डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। अंडर नॉन कॉर्डेट्स, याद रखिए हम आज पहले नॉन कॉर्डेट ग्रुप पढ़ रहे हैं। आई रिपीट, नॉन कॉर्डेट्स वो ग्रुप है जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी को सपोर्ट करता है पीछे से, फ्रॉम द डॉर्सल साइड, उसे कहते हैं नोटोकॉर्ड। तो जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। नाउ अंडर नॉन कॉर्डेट्स देयर आर वेरियस फाइला। फाइला का मतलब अ सब ग्रुप, सिंगुलर फाइलम, प्लूरल फाइला। तो आज हम पहला फाइलम पढ़ रहे हैं, ओके। द फर्स्ट फाइलम इज कॉल्ड एज फाइलम पॉरीफेरा। आपको सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे पॉरीफेरा के। आपने अगर यहां पर पॉरीफेरा समझ लिया, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया, आपको और कहीं पॉरीफेरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारी प्रॉमिस है, हम आपको पूरा ऑल ओवर पैकेज दे रहे हैं, आपके महाराष्ट्र बोर्ड का भी और आपके नीट का भी। चलिए शुरू करते हैं ना। मेरे प्यारे बच्चों, पॉरीफेरा को हम कॉमन लैंग्वेज में स्पॉन्जेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस। अब व्हाई द नेम स्पॉन्ज? क्योंकि इनके अंदर पानी भर जाता है। अगर मैं इनको निचोड़ूं तो पानी पूरा निचोड़ेगा नीचे, पानी पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो स्पॉन्ज की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है, मम्मी बर्तन घसने के लिए घर में जो स्पॉन्ज यूज करती है उसमें पानी भर जाता है और आप उसको स्क्वीज करोगे तो पानी आएगा। बिल्कुल वैसे ही, खाली फर्क है कि ये एनिमल है, ये रियल लिविंग थिंग्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके।
तो पॉरीफेरा को हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि सर इनको पॉरीफेरा नाम क्यों मिला है। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या कहा, अगर बायोलॉजी में कोई भी नया टर्म आता है, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आता है, आपको समझने में दिक्कत होती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप उसको स्प्लिट करते हो, वर्ड्स को अलग कर दो, उसका मीनिंग समझ लो, वर्ड को जोड़ दो, खत्म, फिर आप कभी नहीं भूलोगे वो नाम। तो देखिए अब ये नाम कैसे बना। इफ आई स्प्लिट द वर्ड पॉरी एंड फेरा, तो पॉरी का मतलब है पोर्स और फेरा का मतलब है बेरिंग। बेरिंग मतलब जिनके पास है, तो जिनकी बॉडी में पोर्स हैं उन एनिमल्स को हम कहते हैं पॉरीफेरा। आप बोलोगे ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, हमने तो ऐसे कोई जानवर नहीं देखे जिनके बॉडी पे छेद होते हैं। अच्छा, बाय द वे, पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे छेद, एकदम छोटे छोटे खड्डे, वेरी टाइनी पोर्स, दैट इज वाई द नेम पॉरीफेरा। फेरा मींस बेरिंग, मेरे बॉडी में छेद है तो मैं पॉरीफेरा ग्रुप का मेंबर हूं, एग्जाम्पल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, all animals which belong to porifera, these are pore bearing animals या pore bearing organisms. Is that clear? Second point, this is the most primitive phylum. primitive का मतलब है पुराना, तो सबसे पहला फाइलम जो नॉन कॉर्डेट्स में, एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेट्स में जो सबसे पहला फाइलम आया, ओके, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, अब थर्ड, सी, आपको पता है कि लाइफ की जब शुरुआत हुई तो पानी में शुरू हुई, है ना। तो एनिमल्स का जब इवोल्यूशन हुआ तो शुरू शुरू में जो पहले फाइलम आए वो भी पानी में ही थे। बाद में जैसे इवोल्यूशन बढ़ते गया तो वो पानी से निकलकर लैंड पे आए, टेरेस्ट्रियल बन गए, लेकिन शुरुआत के सारे फाइलम ये पानी में ही हैं, राइट। तो दीज आर एक्वेटिक। अब व्हेन आई से दीज आर ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब आपको स्पॉन्जेस कभी भी लैंड पे, सॉइल पे नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको रास्ते से चलते जा रहे हो और आपके पैर की ठोकर लगी, आपने देखा रे ये तो स्पॉन्ज है, नहीं, स्पॉन्जेस हमेशा पानी में ही होते हैं। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, व्हेन आई से एक्वेटिक एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले, तो अब वहां पर दो टाइप हो सकते हैं, ध्यान से सुनिए। तो व्हेन आई से एक्वेटिक, दे आर मोस्टली मरीन एंड वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर। डोंट वरी, आप समझते जाइए, हम आपको सब बताएंगे, ठीक है। अब देखिए पानी दो टाइप का है, एक है सी वाटर और एक है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब ऐसा कोई प्योर वाटर नहीं होता है। वो क्या फर्क है, समुद्र के पानी में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है तो उसको मरीन वाटर कहते हैं। सी वाटर या ओशन वाटर को कहते हैं मरीन। आपने सुना होगा मरीन इंजीनियरिंग, मरीन फिशरी, बहुत सारी नाम में आपने मरीन सुना होगा, है ना। तो मरीन का मतलब है समुद्र का पानी और फ्रेश वाटर का मतलब है जहां पे सॉल्ट कंटेंट कम होगा, जैसे नदी का पानी, तालाब का पानी, पॉन्ड्स का, लेक्स का पानी, उसे कहते हैं फ्रेश वाटर। तो देखिए आज मैंने आपको ये दो वर्ड समझा दिया, अब आगे कई बार ये वर्ड रिपीट होंगे, तो अब आपको पता होना चाहिए कि मरीन वाटर मतलब समुद्र में पाए जाने वाले और फ्रेश वाटर मतलब पॉन्ड्स और तालाब और लेक्स में पाए जाने वाले। आई होप दिस इज क्लियर। तो पॉरीफेरा के जो मेंबर्स हैं ये ज्यादातर मरीन हैं और बहुत कम आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब देखिए नेचर ने इनके साथ कितना बड़ा जुल्म किया हुआ है। इनको एनिमल तो बना दिया, अब आप सोचते होंगे एनिमल्स हैं तो पानी में इधर उधर स्विम कर सकते होंगे, जैसे हम रास्ते में कुत्ते बिल्ली को इधर उधर मूव करते हुए देखते हैं, हम मूव करते हैं। बट इनके साथ इतना जुल्म हुआ है कि ये एनिमल्स होकर भी ये मूवमेंट नहीं कर सकते, ये चल फिर या स्विमिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे जीव जो मूवमेंट नहीं कर सकते, इन्हें हम कहते हैं सेसाइल एनिमल्स। देखिए एक नया इंग्लिश का शब्द आपके सामने आ रहा है, सेसाइल का मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, दीज एनिमल्स डू नॉट मूव। तो कैसे होता है, पानी के अंदर ये किसी ना किसी सरफेस पे चिपके हुए रहते हैं। जैसे कोई पानी के अंदर कोई रॉक है
या जो सरफेस की अंदर पानी का जो ये होगा, मतलब डेप्थ होगा अंदर, ग्राउंड होगा अंदर, उस पे चिपके हुए होंगे, मिट्टी पे चिपके हुए होंगे। ओके, तो अगर मैं आपको इनका एक जनरल डायग्राम दिखा दूं तो ये देखिए, अ स्पॉन्ज और अ पॉरीफेरा विल हैव अ जनरल बॉडी स्ट्रक्चर लाइक दिस। देखिए ये स्पॉन्ज है और ये नीचे किसी ना किसी सरफेस को चिपके हुए होंगे। अब जिस सरफेस पे ये चिपकते हैं, मतलब ये कोई भी सरफेस हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस सरफेस को कहेंगे सबस्ट्रेटम। क्या कहेंगे? सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम इज अ बेस ऑन विच दे गेट अटैच्ड। आई होप दिस इज क्लियर। देन अब मैंने आपको कहा कि दीज आर पोर बेरिंग एनिमल्स, मतलब इनके पूरे बॉडी पे ये देखिए इस तरह छोटे 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 बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होंगे। एंड मेरे प्यारे बच्चों, इन पोर्स को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। दिस पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। व्हाट आर दे कॉल्ड? ऑस्टिया। अगर हम सिंगुलर पोर की बात कहें तो उसके कहेंगे ऑस्टियम, और बहुत सारे पोर्स हैं तो उसे हम कहेंगे ऑस्टिया। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब और एक चीज देखिए, इनका जो अपर एंड है, ये जो ऊपर का एंड है ना, ये खुला हुआ है, मतलब यहां पर भी एक ओपनिंग है, बट दिस इज अ लार्ज ओपनिंग। देखिए कंफ्यूज मत होइए, ये बॉडी पे जो पोर्स हैं वो छोटे 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 पोर्स हैं और ऊपर एक बड़ा ओपनिंग है। अब इस ओपनिंग को कहते हैं ऑस्क्यूलम। क्या कहेंगे? ऑस्क्यूलम। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब ये पोर्स क्यों बने हैं ये हम आपको बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले आप इतने से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगेन मैं आपको एडवाइस करूंगा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी मेरे साथ खाली कीवर्ड्स लिखते जाइए। आप देखना आपकी बायो की तैयारी इतनी अच्छे से हो जाएगी ना कि आप इसको कभी नहीं भूलोगे। देखो जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो ना, इट्स अ वेरी टेम्पररी मेमोरी, है ना, आप भूल जाओगे, फिर आपको स्क्रीनशॉट ढूंढना पड़ेगा, अरे क्या है, कहां है, कौन सा पार्ट ने सर में बताया था। लेकिन अगर आप लिखते जाओगे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू राइट फुल सेंटेंस, जस्ट राइट द कीवर्ड्स, तो आपकी पॉरीफेरा की तैयारी यहीं बैठे बैठे हो जाएगी। आपको एग्जाम के टाइम सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपने इतना सा ले लिया, एक बार रिपीट कर देते हैं। मेंबर्स और एनिमल्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा आर कॉल्ड स्पॉन्जेस। दीज आर पोर बेरिंग एनिमल्स। दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब है पुराना, तो मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम, फाइलम मतलब ग्रुप, ठीक है। दीज आर ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, ये सिर्फ पानी में पाए जाते हैं। उसमें दे आर मोस्टली मराइन, समुद्र में पाए जाते हैं। वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर, जो नदी या तालाब में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे एनिमल्स सेसाइल होते हैं, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकते। दे आर ऑलवेज अटैच टू सम सरफेस, और ये सरफेस को हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेटम। इनकी बॉडी पे जो छोटे छोटे पोर्स हैं उन्हें कहते हैं ऑस्टिया, सिंगुलर ऑस्टियम, और ऊपर जो एक बड़ा सा ओपनिंग है उसे कहेंगे ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम एक माउथ की तरह काम करता है, माउथ नहीं है पर एक माउथ की तरह काम करता है जहां से चीजें बाहर आती हैं। अब देखो होता क्या है, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। ये जो फाइलम है ये पानी में रहता है, तो मान लीजिए ये आजू बाजू में पानी है, दिस इज ऑल वाटर, आजू बाजू में ये सब पानी है, ठीक है। तो ये स्पॉन्जेस क्या करते हैं, इन पोर्स के थ्रू पानी इनकी बॉडी में जाता है। ओके, अब वो क्यों जाता है? उनको न्यूट्रिशन देने के लिए, रेस्पिरेशन कराने के लिए, गैसेस का एक्सचेंज कराने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए भी ये काम आता है। वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि पोर्स के थ्रू पानी अंदर जाता है, कंटिन्यूअस ऐसे पानी अंदर आता है, और ये पानी ऑस्क्यूलम से बाहर निकलते रहता है। आर यू गेटिंग इट? तो देखिए यहां से पोर्स से पानी अंदर आ रहा है और ऑस्क्यूलम से बाहर आ रहा है। तो ये जो सिस्टम यहां पर बन रहा है, पानी ऑस्टिया से अंदर आएगा। अच्छा, बाय द वे, बॉडी के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी है, मैं फिर से बताऊंगा आगे, उस कैविटी को कहेंगे स्पॉन्जोसील। क्या कहेंगे? स्पॉन्जोसील। अब ये स्पॉन्ज है, और हमने लास्ट लेक्चर में कहा था सील मतलब कैविटी, तो स्पॉन्ज के अंदर की कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जोसील। तो पानी इन ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में आएगा और फिर ये ऑस्क्यूलम से बाहर निकलते रहेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए
अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा आगे डिटेल में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां पर बना रहा हूं। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ ये डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको समझने में और आसानी होगा। ठीक है, सो सी, ये है हमारे स्पॉन्जेस का बॉडी वॉल। देखिए, ओके, ये हमारे स्पॉन्जेस का बॉडी प्लान है। अब ये जो मैंने खड्डे बनाए, ये क्या है? दीज आर द ऑस्टिया, है ना? ये ऐसे कंटिन्यूस नहीं होगी बॉडी वॉल, बीच बीच में छोटे छोटे छेद होंगे जिसे हम कहते हैं ऑस्टिया, राइट? और ये इसका ऊपर का माउथ है। अब अंदर ये जो कैविटी है, इसी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। ठीक है, अंदर जो कैविटी है इसे हम क्या कहेंगे? स्पॉन्जोसील। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं इसको और डिटेल में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, ओके? तो फिर से एक बार, दिस इज द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज। ठीक है, ये इसका बॉडी वॉल है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो बाहर का लेयर है, देयर इज अ डबल लेयर। इनकी बॉडी वॉल में डबल लेयर होता है। ठीक है, अब ये जो बाहर का लेयर है, ये जो आउटर लेयर है, ओके, यहां पर जो सेल्स बने होंगे आउटर लेयर में, ओके, आउटर लेयर में ये जो सेल्स बने हैं, आउटर लेयर में ये जो सेल्स बने हैं इस तरह से, अब लेयर है तो सेल्स की बनी होगी। इन सेल्स को हम कहते हैं पिनाकोसाइट। ओके, पिनाकोसाइट। द आउटर बॉडी वॉल, देयर आर इन द बॉडी वॉल हैज गॉट टू लेयर्स, डबल लेयर की बॉडी वॉल है। तो आउटर लेयर जिन सेल्स का बना है उसे हम कहते हैं पिनाकोसाइट्स। और ये जो अंदर की है, ये जो अंदर की लेयर है, दिस लेयर, ओके, अब मैं यहां पर ग्रीन से बना, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो लेयर है, ये अंदर की जो लेयर है, द इनर लेयर, ये जो सेल्स से बना, अब यहां पर भी सेल्स लगे हुए हैं, बट ध्यान से सुनना, दीज आर फ्लैजेलेटेड सेल्स। फ्लैजेलेटेड मतलब इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है। ठीक है, सो द इनर वॉल इज लाइंड बाय अ लेयर ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज कोएनोसाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। स्पॉन्ज की बॉडी वॉल दो लेयर से बनी है। आउटर लेयर के जो सेल्स हैं उन्हें पिनाकोसाइट्स कहते हैं, और इनर लेयर के जो सेल्स हैं उन्हें हम कोएनोसाइट्स कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब कोएनोसाइट्स मतलब क्या? देखिए, ये सेल कैसा दिखता है? दिस इज अ कोएनोसाइट। इसके पास एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजेला। अब ये फ्लैजेला का पर्पस क्या है पता है? देखिए, इन छेद से पानी अंदर आएगा, इन छेद में से पानी अंदर आएगा। अच्छा, बाय द वे, इन छेद को हम कहते हैं ऑस्टिया, ये मैंने आपको बताया। तो ये फ्लैजेला ना ऐसे अपवर्ड मूवमेंट करते रहते हैं, दे कीप ऑन डूइंग लैशिंग मूवमेंट। लैशिंग मूवमेंट का मतलब ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रोक करते रहते हैं, तो ये पानी को ऑस्क्यूला से बाहर निकालने में मदद करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? सो द आउटर लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड पिनाकोसाइट एंड द इनर लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज द कोएनोसाइट्स। आई एम सॉरी, इट इज कोएनोसाइट्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, एब्सोल्युटली। अब ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो पिनाकोसाइट की लेयर है और कोएनोसाइट की अंदर की लेयर है, आपने देखा इसके बीच में स्पेस है। कैन यू सी देयर इज अ स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स? ये वाली स्पेस, बेटा ये जो स्पेस है ना, यहां पर कोई सेल्स नहीं होते। दीज आर नॉन सेल्यूलर, दिस इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर बिटवीन द पिनाकोसाइट एंड द कोएनोसाइट देयर इज अ स्पेस। ओके, ये एक नॉन सेल्यूलर लेयर है और इसे कहते हैं मीजोहिल। इसे क्या कहेंगे? मीजोहिल।
अब ये मीजोहिल का पर्पस क्या है, ध्यान से सुनिए। ओके, अब आपको पता है आप स्ट्रेट क्यों खड़े रह रहे हो, क्योंकि आपके अंदर बोन्स हैं, आपके बॉडी में अंदर हड्डियां हैं ना, जिससे आप खड़े हो। अगर हड्डियां नहीं होंगी तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, राइट। तो बोन्स क्या कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, मेरी बॉडी को फॉर्म रखने में हेल्प कर रहे हैं। अब इनके पास तो स्केलेटन नहीं है, फिर भी ये स्पॉन्ज ऐसे खड़ा है, ये झुक नहीं रहा है, तो क्यों? व्हाट इज इट दैट इज गिविंग द सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज? चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिए। ये जो मीजोहिल लेयर है बिटवीन द पिनाकोसाइट एंड कोएनोसाइट, ये जो बीच वाली लेयर है, इसके अंदर ऐसे चावल के दाने जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ध्यान से सुनिए, इसके अंदर ये चावल के दाने जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्पिक्यूल्स। इन्हें स्पिक्यूल्स क्यों कहते हैं? आप लोग जेल लगाकर स्पाइक्स बनाते हो ना, दोज आर स्पिक्यूल्स। मतलब ये एक्चुअल कांटे नहीं है, बस कांटे की तरह दिखते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज स्पिक्यूल्स। अब ये स्पिक्यूल्स बनते किससे हैं? ये या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं या तो सिलिका से बनेंगे। अब स्पिक्यूल्स का काम क्या है? स्पॉन्ज की बॉडी को सपोर्ट देना, उसको फर्म रखना, ठीक है। इतना ही नहीं, और एक सुनिए, और एक बात। अब इस स्पिक्यूल्स के आजू बाजू में कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ये स्पिक्यूल्स के आजू बाजू में और भी ऐसे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, तो इन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्या कहेंगे? स्पॉन्जिन फाइबर्स। और ये स्पॉन्जिन फाइबर प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो फर्क याद रखना है, स्पिक्यूल्स आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, बट स्पॉन्जिन फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। दोनों ही स्पॉन्ज को सपोर्ट देने का काम करते हैं। एम आई क्लियर? एब्सोल्युटली यस। चलिए, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, देखिए, स्पॉन्ज का द मेंबर्स ऑफ फाइलम, जितने भी एनिमल्स पॉरीफेरा फाइलम को बिलोंग करते हैं, उनकी बॉडी में एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर आपको देखने मिलेगा। ध्यान से सुनिए अब। ओके, सी, और ये वाला क्वेश्चन तो नीट में पूछा जाता है कि ये कैरेक्टर आपको किस फाइलम में देखने मिलेगा। पहले मैं आपको बता दूं, उस कैरेक्टर को हम कहते हैं वाटर कैनाल system. Listen very carefully. A very important characteristic of animals belonging to phylum Porifera is the presence of water canal system. Now what is water canal system? ध्यान से सुनिए। मैंने आपको कहा इनकी बॉडी में छोटे छोटे छेद हैं, उस छेद को कहेंगे ऑस्टिया। तो पानी ऑस्टिया से अंदर आएगा। अब अंदर जो कैविटी है उसे कहते हैं स्पॉन्जोसील। तो ऑस्टिया से पानी कहां जा रहा है? कैविटी में, दैट इज स्पॉन्जोसील। और फिर स्पॉन्जोसील से पानी ऊपर वाले ओपनिंग से बाहर निकल रहा है, तो ऊपर वाले ओपनिंग को हमने कहा था ऑस्क्यूलम, बराबर है। तो पानी ऑस्टिया से अंदर आया, स्पॉन्जियोसील में कलेक्ट हुआ और ऑस्क्यूलम से बाहर निकला। तो ये जो रास्ता यहां पर पानी के लिए बन रहा है, ये जो एक पाथवे बन रहा है, इसी को हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। इसे क्या कहते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। अब और एक बात ध्यान से सुनिए, बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं। हम आगे एक फाइलम पढ़ेंगे जिसका एक कैरेक्टर है, उसे कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, उसे कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब ये वाला ट्रेट, ये वाला फीचर हमें इकाइनोडर्मेटा फाइलम में मिलता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। कौन से फाइलम में? इकाइनोडर्मेटा। यहां पर आपको मिलेगा वाटर वैस्कुलर सिस्टम, लेकिन पॉरीफेरा में आपको मिलेगा वाटर कैनाल सिस्टम। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए, अब इसको याद रखने की टेक्निक क्या है, मतलब मुझे ऐसे याद हो जाता है, पहले पॉरीफेरा है, बाद में इकाइनोडर्मेटा है। अब एबीसीडी में सी पहले आता है, तो कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में है। वी बाद में आता है, तो वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में है। इजी। तो पहले आया पॉरीफेरा, उसमें वाटर कैनाल सिस्टम,
बाद में आया इकाइनोडर्मेटा, तो वी बाद में आता है, तो उसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, वाटर कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन डैश, आपको 4 फाइलम का नाम दे देंगे, तो आपको लिखना है पोरीफेरा, बट वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, ये क्यों बना है। ओके, चलिए मैं इसको मिटा के यहां लिख रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, राइट। तो हमने कहा कि फाइलम पोरीफेरा shows the presence of water canal system. Phylum Porifera shows the presence of water canal system. अब देखिए इससे क्या हो रहा है। First point, the water canal system is helping in digestion. It helps in digestion. Okay? अब कैसे वो digestion में, digestion is not a right word. We can say it is helping in capture of food. Okay, not exactly digestion. Digestion तो उनका cells में होता है. It is helping in capture of food. देखिए कैसे, जब पानी इन छेद के अंदर आता है तो पानी के साथ पानी के न्यूट्रिएंट्स या जो छोटे छोटे जीव हैं वो भी पानी के साथ इस पोर्स में से अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, स्पॉन्जेस में, चलिए इसको इस तरह से समझते हैं, हमारे बॉडी में जब हम कोई चीज खाते हैं तो वो खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो इन आवर केस डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। अब इनके पास एलिमेंट्री कैनाल तो है ही नहीं, क्योंकि दे शो, नीचे लिखूं थोड़ा, ओके, दे शो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ एक सेल एग्रीगेट है, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सेल। कोई टिश्यू भी नहीं है यहां पर, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो इनका डाइजेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। तो वाटर के साथ फूड इस स्पॉन्जियोसील में आएगा एंड देन इट विल एंटर द कोएनोसाइट्स। ये जो फूड है ना, ये कोएनोसाइट्स के अंदर चला जाएगा। देखिए मैं यहां पे बना रहा हूं, इफ दिस इज वन कोएनोसाइट, दिस इज द फ्लैजेला, तो फूड विल एंटर इनसाइड द कोएनोसाइट और इनका डाइजेशन इस कोएनोसाइट के अंदर होगा। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है कि इन स्पॉन्जेस द डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम बट इट टेक्स प्लेस इन द कोएनोसाइट्स। सो वी से the digestion is intracellular. very very important, intracellular मतलब सेल के अंदर। फिर से सुनिए, हमारा डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, आपके स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सेल्स के अंदर नहीं होता। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर। लेकिन इनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो जो फूड है वो कोएनोसाइट के अंदर डाइजेस्ट होगा। सो वी से दैट इन स्पॉन्जेस द डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए, पहले द वाटर कैनाल सिस्टम इज हेल्पिंग इन कैप्चर ऑफ फूड। सेकेंड, द वाटर कैनाल सिस्टम इज ऑल्सो हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन। मतलब क्या होगा, जब पानी अंदर आएगा ऑस्टिया से स्पॉन्जियोसील में, तो उस पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन से सेल्स में चला जाएगा और सेल्स का कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन से इस पानी में आ जाएगा और ये पानी को बाहर भेज दिया जाएगा, राइट। सो द वाटर कैनाल सिस्टम इज ऑल्सो हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन। थर्ड, द वाटर कैनाल सिस्टम इज ऑल्सो हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन। अब ध्यान से सुनिए, ये जो सेल्स हैं जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो उसको इस पानी में छोड़ देंगे और ये पानी उस वेस्ट को लेकर बाहर निकल जाएगा। बाय द वे, वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, आपको पता होना चाहिए एक्वेटिक एनिमल्स का नाइट्रोजिनस वेस्ट किस फॉर्म में। जैसे ह्यूमंस का नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया के फॉर्म में है, एक्वेटिक एनिमल्स का नाइट्रोजिनस वेस्ट रिलीज होता है अमोनिया के फॉर्म में।
बिकॉज अमोनिया रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। तो ये एनिमल्स पानी में रहते हैं, तो देयर नाइट्रोजिनस वेस्ट, द एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया, जो जब पानी अंदर आएगा वो अमोनिया इस पानी में डिसॉल्व होकर बाहर निकल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। एब्सोल्युटली। सो इट इज हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन ऑल्सो। नाउ in a way this water canal system is also helping in reproduction. It is also helping in reproduction. matlab in which kind of reproduction? Sexual reproduction. See, we are just going to learn how sponges reproduce, but for now आप इतना याद रखिए कि कैसे वाटर कैनाल सिस्टम किस किस इसका क्या क्या बेनिफिट्स है। फिर से एक बार, वाटर कैनाल सिस्टम कैसे बनता है? ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, स्पॉन्जोसील में कलेक्ट होता है और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। तो ये जो सिस्टम बना इसे कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। ओके, वाटर कैनाल सिस्टम इज फाउंड ओनली इन फाइलम पोरिफेरा। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इट इज हेल्पिंग इन कैप्चर ऑफ फूड। यहां से पानी फूड लेकर अंदर जाएगा, यहां से फूड कोएनोसाइट्स में चला जाएगा। सो डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, दे डोंट हैव एलिमेंट्री कैनाल, है ना। देन इट इज हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन, exchange of respiratory gases. It is helping in excretion, that is removal of nitrogenous waste, that is ammonia. It is also helping in reproduction. I hope this is clear. चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्विक, डोंट वरी, अगर आप नहीं भी ले पाए आप मेरा वीडियो पीछे जाकर दोबारा देख सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई स्टिल इंसिस्ट, जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूं आप भी लिखते जाइए। अच्छा, बाय द वे एक बार जरा मुझे फिर से रिवाइज कराइए। स्पॉन्ज की बॉडी वॉल डबल लेयर से बनी है, डबल लेयर से बनी है। आउटर लेयर में जो सेल्स हैं, आउटर लेयर में जो सेल्स हैं इन्हें कहते हैं पिनाकोसाइट्स। इनर लेयर में जो सेल्स हैं इन्हें कहते हैं कोएनोसाइट्स। तो अंदर वाले कोएनोसाइट्स, बाहर वाले पिनाकोसाइट्स। और ये कोएनोसाइट और पिनाकोसाइट के बीच में एक नॉन सेल्यूलर लेयर है, उसे कहते हैं मीजोहिल। देखिए ये जो नॉन सेल्यूलर लेयर है बीच में, इसे कहते हैं मीजोहिल। इस मीजोहिल में दो चीजें पड़ी हैं ये स्पॉन्ज को सपोर्ट देने के लिए, एक है स्पिक्यूल्स और एक है स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये स्पिक्यूल्स जो है वो चावल के दाने की तरह दिखते हैं, और स्पॉन्जिन फाइबर, फाइबर मतलब ये धागे की तरह दिखते हैं, ये पतले पतले धागे की तरह दिखते हैं। दोनों ही इस बीच वाले लेयर में प्रेजेंट है, मीजोहिल में। नाउ स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, वो थोड़े हार्ड होते हैं, और जो स्पॉन्जिन फाइबर्स है ये प्रोटीन्स के बने, ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। एम आई क्लियर? राइट। अब वाटर कैनाल सिस्टम किन किन चीजों में हेल्प होता है? कैप्चर ऑफ फूड में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में और रिप्रोडक्शन में। स्पॉन्जेस में एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, एंड दैट इज हाउ डू स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस। लेट अस सी हाउ डू स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, दे आर द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर अस, दे आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमारे मोटिवेशन को और बढ़ा दीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए। ठीक है, और आप महाराष्ट्र बोर्ड के सभी बच्चों को हमारे वीडियोस का फायदा हो सके, तो प्लीज इसे जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए। चले, अब मेरे प्यारे बच्चों, स्पॉन्जेस में आपको दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा। देखिए, इवन दो इट इज प्रिमिटिव, कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम खास बना नहीं है इनके पास, है ना, लेकिन फिर भी आपको दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा, दैट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ठीक है, चलिए अब हम पहले समझते हैं सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरे बच्चों,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। एक तो है फ्रैगमेंटेशन। अब समझिए फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है। यह वर्ड कहां से बना? द वर्ड फ्रैगमेंट का मतलब होता है एक टुकड़ा, एक पीस। मतलब मान लीजिए ये एक स्पॉन्ज है, ठीक है, ये स्पॉन्ज है। किसी एनिमल ने इस पे अटैक कर दिया, या आप पानी में से कोई जा रहा है, पैर लग गया, इसका कोई टुकड़ा टूट के गिर गया, ओके, इसके टुकड़े हो गए। तो जहां जहां ये टुकड़े गिरेंगे, ओके, जहां जहां ये टुकड़े गिरेंगे, उन टुकड़ों में से नया स्पॉन्ज बन जाएगा। तो ये रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, जहां के अगर स्पॉन्ज की बॉडी के टुकड़े हो गए, वो टुकड़े अलग हो गए, तो हर टुकड़े में से एक नया स्पॉन्ज बनेगा। बिकॉज द सेल्स हैव द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। वो एक टुकड़े में से और सेल्स बनाकर नया स्पॉन्ज बना देते हैं। तो टुकड़े हो रहे हैं ना, तो फ्रैगमेंट का मतलब है टुकड़ा, पीस। सो दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। इतनी बात आई समझ में? ठीक है। अब सेकेंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पॉन्जेस के अंदर एक इंटरनल बड बनता है। ध्यान से सुनिए, डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगा। एक इंटरनल बड बनता है और इस बड को कहते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। द इंटरनल बड इज कॉल्ड एज जेम्यूल, GEMMULE, इट इज कॉल्ड एज अ जेम्यूल। अब ये जेम्यूल कैसे बनता है, ध्यान से सुनिए। आपको याद हो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये स्पॉन्ज की बॉडी वॉल है, ये आउटर लेयर है, ओके, और ये अंदर इनर लेयर है। बहुत सिंपल करके बता देंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और ये जो बीच वाला लेयर है बिटवीन द कोएनोसाइट्स एंड पिनाकोसाइट्स, ये जो बीच वाला लेयर है, इसे हमने कहा था मीजोहिल, ठीक है। अब इस मीजोहिल में कुछ स्पेशल सेल्स पड़े होते हैं। ये सेल्स कैसे गुच्छे बनाकर यहां पे पड़े होते हैं इस मीजोहिल में, ओके। अब इन सेल्स को कहा जाता है आर्कियोसाइट्स। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, पर ये नीट में कई बार पूछा जाता है, एम्स में भी पूछा जाता है। नीट में तो खैर ज्यादा नहीं आता है, बट एम्स में पूछा जा सकता है। इन सेल्स को कहते हैं आर्कियोसाइट्स। अब ये आर्कियोसाइट्स क्या करते हैं, ये डिवाइड करके अंदर एक बड बना लेते हैं, बड सॉरी, एक बड बनाते हैं। अब इस बड को, ये अंदर जो बड बना, इसे कहते हैं जेम्यूल। क्या कहते हैं? जेम्यूल। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? मान लीजिए कुछ अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हो गए, जिसके वजह से ये स्पॉन्ज की बॉडी टूट गई, खराब हो गई। अगर ये स्पॉन्ज की बॉडी डैमेज भी हो गई ना मेरे बच्चों, ये जेम्यूल को कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स। हमने पढ़ा था बीच के लेयर में स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पिक्यूल्स हैं। तो दिस बर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स। तो स्पॉन्ज टूट जाएगा, पर ये बर्ड को कुछ नहीं होगा। एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशंस विल रिटर्न, द बर्ड विल डेवलप इनटू अ न्यू स्पॉन्ज, इनटू अ न्यू पोरिफेरा। आई होप दिस इज क्लियर। तो इंटरनल रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो रहा है। एक है फ्रेगमेंटेशन, जहां अगर स्पॉन्ज के टुकड़े हो गए तो हर टुकड़े में से नया स्पॉन्ज बनेगा। एंड दूसरा, देयर इज जेम्यूल फॉर्मेशन। अ जेम्यूल इज नथिंग बट एन इंटरनल बड। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, ओके। बच्चों, ये जो स्पॉन्ज है ना, ये एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। डोंट वरी, आई टेल यू व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट। सी, अगर मैं इंसान की बात करूं तो हमारे में दो जेंडर है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। मेल के बॉडी में मेल गैमिट्स बनते हैं, जिसे हम स्पर्म्स कहते हैं, और फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमिट्स कहते हैं, जिसे हम एग कहते हैं, है ना। तो हमारे में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मेल अपने स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में डालेगा
वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा एंड बच्चा फीमेल की बॉडी के अंदर बनेगा, द फीमेल विल बिकम प्रेग्नेंट, राइट। तो हमारे में मेल जेंडर अलग है, फीमेल जेंडर अलग है। बट पुराने जमाने में आई मीन प्रिमिटिव जितने भी फाइला बने, तो उनकी बॉडी प्लान में इतना प्लानिंग नहीं था। नेचर ने मेल फीमेल अलग नहीं किया था। मेल और फीमेल गैमेट्स बनाने का प्रोसेस एक ही ऑर्गेनिज्म में डाला हुआ था। तो दोज एनिमल्स विच एक्ट बोथ एज मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड hermaphrodite. I repeat, the animals which can produce both male and female gametes are called hermaphrodites. तो अब होता कैसे है, ध्यान से देखिए। ओके, मान लीजिए ये स्पॉन्ज का बॉडी वॉल है, ये एक स्पॉन्ज यहां पर पड़ा है और बाजू में ये एक और स्पॉन्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक और स्पॉन्ज पड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, इस स्पॉन्ज में मेल गैमेट्स भी बनेंगे, ये मैं ब्लैक वाला जो बना रहा हूं वो मेल है, और फीमेल गैमेट्स भी बनेंगे। आर यू लिसनिंग? कम ऑन, यस और नो। सिमिलरली यहां पर भी मेल गैमेट्स बन रहे हैं और फीमेल गैमेट्स भी बन रहे हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ देखिए ध्यान से। आप सोचोगे कि इसके अंदर दोनों मेल गैमेट्स हैं, तो इसी का मेल गैमेट इसी के फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करता होगा, पर नहीं, देयर इज नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्यों? अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगा और यह स्पीशीज कमजोर हो जाएगी, ये स्पीशीज जल्दी खत्म हो जाएगी। तो जनरली नेचर, जनरली ऐसा नहीं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बट जनरली नेचर डज नॉट प्रिफर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, नेचर प्रिफर्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो देखिए होता क्या है, इसका मेल गैमेट ऑस्क्यूला से बाहर आएगा पानी के साथ और इसके ऑस्टिया में से जाकर फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर लेगा। इसका मेल गैमेट इसके ऑस्क्यूला से बाहर आएगा पानी के साथ और ऑस्टिया से अंदर जाकर इसके फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर लेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर आपको याद है, मैंने कहा था कि वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन ऑल्सो, वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन ऑल्सो, मतलब उसी के थ्रू गैमेट्स का ट्रांसफर हो रहा है। बट स्पॉन्जेस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो वंस अगेन, पोरीफेरा दे रिप्रोड्यूस asexually as well as sexually. Asexual reproduction is by fragmentation and internal bud formation. अच्छा, इंटरनल बर्ड फॉर्मेशन कौन बना रहा है? ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बोला था कि इनके अंदर एक स्पेशल सेल्स है जिन्हें कहते हैं आर्कियोसाइट्स, बराबर है। नाउ आर्कियोसाइट्स हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म द जेम्यूल, जेम्यूल इज द बर्ड। इसीलिए आर्कियोसाइट्स को, मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं, आर्कियोसाइट्स को टोटीपोटेंट सेल कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज totipotent cells. Now what are totipotent cells? The cells which have the ability to multiply, okay, they are called as totipotent cells. So this mesoglea layer contains archaeocytes जो डिवाइड होकर जेम्यूल बनाते हैं, फिर वो अंडर फेवरेबल कंडीशन द जेम्यूल विल स्प्राउट एंड गिव राइज टू अ न्यू स्पॉन्ज। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is by the formation of male and female gametes. In case of sponges, both male and female gametes are formed in the same organism, so they are called as hermaphrodites. But fertilization is not self fertilization, fertilization is cross fertilization, right? So this is how reproduction occurs in sponges. Now last point, we just have to remember some examples of sponges. चलिए यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि अच्छा बाय द वे, चाहे बोर्ड हो चाहे नीट हो, ओके, चाहे आपके स्कूल का एग्जाम हो, ओके, इस एग्जाम्पल के बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीस एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्पॉन्जिला,
The first example is Spongilla. The second example is Cycon. Okay, and the third one is called as Euspongia. So there are only 3 examples that you need to remember for phylum Porifera: Spongilla, Cycon, Euspongia. Now one very important point. हमने आपको कहा था कि स्पॉन्जेस एक्वेटिक हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, वेरी फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. तो ये जो स्पॉन्जिला है, इट इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. इट इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, बाकी सारे मरीन हैं. तो आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज? द आंसर इज स्पॉन्जिला. ये नदी और तालाब में पाया जाएगा, बाकी सारे समुद्र में पाए जाते हैं. लास्ट पॉइंट, ये जो यूस्पोंजिया है, इसी को हम कहते हैं बाथ स्पॉन्ज. नाउ व्हाई बाथ स्पॉन्ज? सुनिए, आजकल के जमाने में हमारे पास टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, तो काफी सारी मॉडर्न चीजें हमारे पास अवेलेबल है. जब हम नहाने जाते हैं, आपने देखा है वो एक लूफा होता है प्लास्टिक का ऐसा, जिससे हम बॉडी को स्क्रब करते हैं, उसे लूफा कहते हैं. आपकी बॉडी की मैल, धूल, मिट्टी निकालने के लिए आप उसको स्क्रब करते हो, डेड सेल्स निकालने के लिए. अब पुराने जमाने में कोई लूफा वूफा नहीं हुआ करता था, तो ये जो है यूस्पोंजिया, ये मिल जाता था समुद्र के किनारे, तो लोग उठाकर इसे बेदिंग के लिए यूज करते थे, फॉर स्क्रबिंग द बॉडी. दैट इज व्हाई यूस्पोंजिया इज आल्सो कॉल्ड एज बाथ स्पॉन्ज. आई होप दिस इज क्लियर. सो 3 एग्जांपल्स: स्पॉन्जिला, साइकॉन, यूस्पोंजिया. स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया इज कॉल्ड एज अ बाथ स्पॉन्ज. तो इसी के साथ हमारा फाइलम पोरिफेरा यहीं पे खत्म होता है. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ यस, डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहे. थैंक यू सो मच. तो मिलते हैं अगले फाइलम में, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले फाइलम के साथ. टेक केयर, गॉड ब्लेस.